हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा अन्य लेक्चर से अलग है, स्पेशल है। और ये दरअसल आपके पेपर के जस्ट बाद आना चाहिए था कायदे से, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले, प्रिपरेशन मैंने इस लेक्चर की तभी कर ली थी। डिले इसलिए किया चूँकि अब इस बार नीट 2025 का जो पेपर का लेंदीनेस और डिफ़िकल्टी थी, जिसको कठिनता कह सकते हैं, वो कुछ इस कदर थी कि जिसने बच्चों के मनोबल को भी थोड़ा सा परेशान किया। और कह सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ गए थे, करीब करीब सब बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए, सभी अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस से निराश हुए। क्योंकि पेपर का पैटर्न पिछले कई वर्षों से इस प्रकार का बिल्कुल नहीं था। मतलब कहाँ 2024 वाला नीट का पेपर और कहाँ 2025 वाला। बावजूद इसके मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितना क्लास में अपने क्लास सीट की लेवल तक प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ये यकीनन है कि 25 का पेपर डिफ़िकल्ट रहा, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था कि अप्रोचेबल ना हो। मतलब अगर आप अनावश्यक इसको ये समझते हैं, या कई बच्चों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी कि क्या नीट छोड़ करके हमें जेई की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्या हमें जेई लेवल तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके नीट 2025 फिजिक्स में पूछा गया पोर्शन था, वो बिल्कुल अप टू मार्क था, वो बिल्कुल भी सिलेबस से, मतलब अगर 2-4 क्वेश्चंस को दिमाग से निकाल दिया जाए तो सब कुछ आपकी सिलेबस की बाउंड्री के अंदर का ही था। बतौर प्रूफ, आप अगर यहाँ के पास्ट ईयर स्टूडेंट रहे हैं तो आप देखिएगा, आपके पास जितनी भी शीट्स उनको कलेक्ट करिएगा, मतलब एज अ प्रूफ, केवल कहने की बात नहीं, आप देखिएगा, मिलाइएगा। मैंने लास्ट ईयर्स की शीट, यानी पिछले 2 सालों की शीट और इस साल के पेपर पैटर्न में जब कंपैरिजन करके देखा, तो कुछ एविडेंसेस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं पेपर उससे डिफरेंट नहीं था। एटलीस्ट आपके करने भर का पेपर आपको क्लास की शीट में, क्लासरूम में प्रैक्टिस कराया गया है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैं मिलाता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये परसेंटेज एरर का एक सवाल है जो नीट 2025 में आपसे पूछा गया था कि फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड विद द 4 ऑब्जर्वेशंस ABCD एज फॉलोज। एक रिलेशन दिया है, अलग अलग नंबर्स की परसेंटेज एरर दी है और परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P पूछा गया है। आपके क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक एरर इन मेजरमेंट की ये रही पूरी शीट। और इस शीट में एक नहीं, एक से ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, हाईलाइट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। आप सबका पैटर्न मिला लीजिए, डेटा वेरिएशन हो सकता है। और आप देखेंगे ध्यान से तो इस सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं। आई मीन जो बच्चा इन दोनों सवाल को प्रैक्टिस करने के बाद इस सवाल को करेगा, सवाल बहुत आसान। यही नहीं, ये तो बहुत बेसिक एविडेंस है ना, क्लास सीट से आपके आए हुए पेपर का। और अगर बात करें तो रोटेशन चैप्टर में आपको याद होगा, आप जब रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली क्लास में शीट करते हैं, तो इस शीट में भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 आप मिला लीजिए कि किसी गिवन सर्कुलर डिस्क से सेंटर से थोड़ी दूरी देकर एक निश्चित रेडियस के डिस्क का पार्ट अलग कर दिया जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके नीट 2025 में भी पूछा गया था कि एक स्फीयर है, बस फर्क इतना सा है बच्चों कि जो आपके सामने ये वाला पार्ट है ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। जैसे उसमें कैविटी बनाकर रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, वैसे कुछ कुछ मिलता जुलता सवाल आपका ये है जिसमें रिमेनिंग पार्ट का, आप ऐसा भी कह सकते हैं 2D और 3D में अगर डिफरेंस हटाते तो उसमें भी रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है और यहाँ भी रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया है। बस फर्क क्या है कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेशियो के फॉर्म में पूछा गया है और 2D के बजाय 3D पूछा गया है। केस ऑफ कैविटी एक ही जैसे सॉल्व होते हैं। एज अ थर्ड एविडेंस अगर आप मिलाना चाहें तो अपनी क्लास सीट में देखिएगा, ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, जो ग्रेविटेशनल लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जब जी को पढ़ते हैं कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी कैसे बदलती है, सरफेस में डेप्थ जाने पर ग्रेविटी में कैसे परिवर्तन आता है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। उसमें एक शीट अलग से दी जाती है, ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। इसमें जितने भी PYQs थे उन सबको प्रैक्टिस किया कि आप मिला सकते हैं कि सवाल नंबर 5 आपकी शीट का, जिसमें किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से हाफ ऑफ रेडियस की ऊंचाई तक ले जाने में जो वेट है वो 72 न्यूटन हो जाता है, तो कितनी हाइट तक उसको ले जाया गया है, या कितनी हाइट तक ले जाने में वेट कितना हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल आपके इस बार आए हुए नीट 2025 के सवाल से हूबहू मिलता जुलता कि किसी बॉडी का वजन इतना है, किसी बॉडी का वजन इतना है, अगर इस बॉडी को अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में इतनी 1/3 हाइट तक ले जाया जाए तो वजन कितना हो जाएगा। कहने का सेंस, यहाँ हाफ ऑफ रेडियस तक ले जाने में वजन कितना हो जाएगा और यहाँ 1/3 ऑफ रेडियस ले जाने में वजन कितना हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर सवाल, ये आपने क्लास में प्रैक्टिस किया है और 20 में भी ऐसा सवाल आया था। तो एज अ PYQ में इसको मैंने हाईलाइट किया था कि इस प्रकार का सवाल आ सकता है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट बिंदु की तरफ आते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपनी शीट का नीट से, मतलब नीट वर्सेस शीट कंपैरिजन में।
थर्मल कंडक्शन, थर्मो वाले चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट में, थर्मो वाले पार्ट में जब हम लोग हीट वाले पार्ट में जब हीट ट्रांसफर यानी कि थर्मल कंडक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपकी शीट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सरफेस दे करके स्लैब की कंडक्टिविटी डिस्कस की हो, और आई होप कि हीट के कंडक्शन रेट से स्टेडी स्टेट पर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पूछकर इस अननोन फैक्टर एफ को पूछा गया। स्लैब कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता सवाल ये है आपके, मतलब मैं आपको केवल ये नहीं दिखा रहा हूँ कि सवाल मिल रहे हैं या सवाल में क्या सिमिलरिटी ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये थर्मल कंडक्शन पर बेस 2 स्लैब का सवाल है तो ये थर्मल कंडक्शन पर बेस 3 स्लैब का सवाल है। सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी है। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन एल, इसमें भी लगेगा, सिमिलर रिजल्ट इसमें लगेगा, दोनों के कैलकुलेशन की लेंथ भी लगभग सिमिलर है। तो थर्मल कंडक्शन वाले चैप्टर, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर से शीट के 12वें नंबर सवाल को नीट 2025 के सेट के 19वें नंबर सवाल से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन की रेस में आप ध्यान से देखेंगे तो एक सवाल तो डिट्टो रेप्लिका है। क्या आप देखेंगे तो जो वेव मोशन वाली शीट डिस्कस होती है, जिसमें एक साथ हम सारे प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, उसमें आपकी शीट का 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन जो कि ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, ऑर्गन पाइप या एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ सवाल है। तो 71 नंबर सवाल आपके क्लास सीट का, और नीट के इस सेट का 45 नंबर सवाल। आप सवाल पढ़ सकते हैं, आराम से वीडियो पॉज करके मिलाइएगा कि दोनों सवाल में डेटा तक का वेरिएशन नहीं है, डिट्टो सेम, बस खाली एक चीज़ हो सकती है, यहाँ ऑर्गन पाइप बोला गया है और यहाँ सिलेंड्रिकल ट्यूब बोला गया है। तो क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं, अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ऑर्गन पाइप के, है ना। शीट वर्सेस नीट में और अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सेपरेट सीट हम लोग लास्ट ईयर से कर रहे हैं, एंड दैट इज जेई पीवाईक्यू, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं तो हम उसको जेई पीवाईक्यू से इसलिए रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन हो जाए, हमारे सोचने समझने की क्षमता का और अच्छा विकास हो, चैप्टर में और अच्छी डेप्थ मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जेई के क्वेश्चंस सुपरफिशियल लेवल पर नहीं होते, वो थोड़ा सा चैप्टर की गहराई तक जाते हैं। तो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपकी शीट का 4th नंबर सवाल जो 29 जुलाई 2025 को जेई में पूछा गया था, आपकी क्लास की शीट का हिस्सा बनाया गया था इसको, या आपकी क्लास की शीट में अवेलेबल है। डिट्टो इससे हूबहू मिलता जुलता है, ये सवाल आपसे नीट 2025 में पूछा गया। इस सवाल और इस सवाल में बिल्कुल सिमिलरिटी है कि 2 अलग अलग स्फीयर के कांटेक्ट में कोई तीसरा स्फीयर लाया जाता है बारी बारी से, पहले ए और बी के बीच का फोर्स, बाद में ए और बी के बीच का फोर्स कंपेयर कराया गया है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल यहाँ भी है, यहाँ भी 2 स्फीयर अलग अलग चार्जेस पर हैं, तीसरा स्फीयर बारी बारी से उनसे टच कराया जाता है, उनके पहले के फोर्स और बाद के फोर्स का कंपैरिजन किया गया है, राइट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शीट वर्सेस नीट का कंपैरिजन था। कंपैरिजन और कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पर रिलेटेड, ये सवाल आपकी शीट का 6वां सवाल है, जो आपकी टॉपिक खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट मिलती है सभी बैचेस में, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट पर आधारित एक सवाल ये है, ये आपकी शीट का सवाल है। और मिला लीजिए बिल्कुल ऐसा ही हूबहू मिलता जुलता सवाल, इसमें डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल दिया है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ क्वांटिटी दे करके और फिर हमसे कोई दूसरी अननोन क्वांटिटी पूछता है, और इसमें अननोन क्वांटिटीज देकर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है। डेटा इज डिफरेंट, डेटा थोड़ा सा अलग है, बट रिजल्ट्स एंड फार्मूला, मतलब ये तो दावा कर सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शीट के इस सवाल में अगर पीई टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा लगेगा, तो डिट्टो उन्हीं 2 फार्मूलों से आपका ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। हम लोग का एक सेकंड पेपर में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। उस चैप्टर की शीट में भी, और मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज आभास कराना चाहता हूं कि जब हम लोग का प्रॉपर सिलेबस हो गया तो हम लोगों ने 14, लगभग 12 से 14 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें एक एक करके सारी यूनिट्स बारी बारी से आपसे पूछी गई थी, जिसका पर्पस था, आप इसके देख सकते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के, तो उसमें स्पीड प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट सिखाने की कोशिश की गई थी। बच्चों बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आपका ये सवाल, ध्यान से देख लीजिए, इत्मीनान से समझ लीजिए, आपकी शीट अर्थात आपके यूनिट टेस्ट नंबर 10 का सवाल नंबर 21 मिला करके देख लीजिए, जो यूनिट टेस्ट में पूछा गया था, और डिट्टो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित करीब करीब सिमिलर
बहुत होगा तो डेटा फर्क होगा, न्यूमेरिकल नंबर्स का फर्क होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल आपके नीट 2025 में पूछा गया था। मिला लीजिए किस लेवल तक। इनफैक्ट 18 नंबर हाईलाइट जरूर नहीं किया, बट 18 नंबर आपके यूनिट टेस्ट का, 21 नंबर आपकी यूनिट टेस्ट की शीट का, और नीट का आया हुआ सवाल हूबहू मिलता जुलता। आप ये नहीं कह सकते कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पेपर आउट ऑफ ट्रेंड आ गया था आपके ही पढ़े हुए। मैं बस आपको खाली ये रियलाइज करा रहा हूं कि गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही डायरेक्शन में थे, सही मेहनत कर रहे थे, बस थोड़ा सा अगर आपका मनोबल टूटा तो आपके रेगुलर प्रैक्टिस कम होने की वजह से, या कह सकते हैं अचानक से पेपर पैटर्न बदलने को हम क्लासरूम में बैठे बैठे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अगर हमें कम आ रहा है तो कम पर ही मेरिट बन जाएगी। खैर कोई बात नहीं बच्चों। इसी क्रम में आप ध्यान से देखें तो अल्टरनेटिंग करंट एसी जब पढ़ाई होगी तो एसी में दो सवाल ऐसे हैं करीब करीब मिलते जुलते, जिनका कॉम्बो, जैसे सीट का सवाल नंबर 4, सीट का सवाल नंबर 20, आपके अल्टरनेटिंग करंट वाली शीट का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 20 बिल्कुल सिमिलर सवाल है। हालांकि 20 नंबर सवाल तो 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा। तो फेज डिफरेंस पर आधारित ये सवाल, जिसमें फेज निकालनी पड़ती विद द हेल्प ऑफ tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई XR। तो इन दोनों पर आधारित मिलता जुलता आपका फार्मूला सिमिलर फार्मूले पर बेस ये सवाल है 2020 का। इसमें भी पावर सप्लाई दिया गया है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस अर्थात कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, सब बातें देने के बाद हमसे फेज डिफरेंस जैसी या फेज एंगल जैसी बातें पूछी गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी फेज एंगल या फेज डिफरेंस जैसी बातें पूछी गई हैं। पावर फैक्टर या फेज डिफरेंस, हालांकि फेज का या tan phi की मदद से फेज निकालने का पावर फैक्टर से डिफरेंस जरूर होता है, बट है सभी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पर आधारित, XL XC XR पर आधारित सवाल। तो चौथा और 20वां जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किया, आई एम श्योर कि वो 16वां सवाल भी बड़ी आसानी से कर सकता था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का मैं कंपैरिजन करा दूं। जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें डुअल नेचर में आप जो सीट प्रैक्टिस करते हैं उस सीट का ध्यान से देखिएगा। 5वां सवाल बाई चांस इट्स नीट प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2016, नीट 2016 का भी सवाल है। तो आप इलेक्ट्रॉन, उसके मास, फोटोन के साथ सिमिलर एनर्जी का रिलेशन, फिर डे ब्रॉगली वेवलेंथ का कंपैरिजन वगैरह करके इसमें पूछा गया है, और करीब करीब इन्हीं सब बातों पर आधारित आप मिला लीजिए लैम्डा वेवलेंथ 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 कंपैरिजन, ratio of wavelength of photon to the electron. Here is also asked ratio of de Broglie wavelength of electron to the photon. मिला लीजिए, सवाल की सिमिलरिटी देख ली। ये 2025 नीट में पूछा गया सवाल है और ये आपकी शीट का प्रैक्टिस कराया हुआ सवाल है। बच्चों इसी प्रकार अगर हम मॉडर्न फिजिक्स के सबसे अंतरिम पड़ाव पर बढ़ें, जिसमें लॉजिक गेट सिखाए जाते हैं, तो हालांकि शीट में हर वैरायटी का क्वेश्चन है, बावजूद इसके मैं कहता हूं जिस बच्चे ने 17 नंबर क्वेश्चन आपकी शीट का प्रैक्टिस किया है, जिसमें डिजिटल इनपुट दिया है, लॉजिक गेट दिया है और डिजिटल आउटपुट पूछा है, जो बच्चा इस लेवल तक के सवालों को प्रैक्टिस कर सकता है उसके लिए 2 कौड़ी का सवाल है। सिंपली गेट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा नॉर गेट है, कौन सा नैंड गेट है, दोनों के कॉम्बिनेशन को एंड गेट में लगाया गया है और आउटपुट कौन सा गेट बनेगा पूछा गया है। खूब सवाल इस प्रकार के आपने सीट में प्रैक्टिस किया, दिस इज वन ऑफ देम। हालांकि इसमें जैसे मैंने आउटपुट कंपेयर कराया, आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। आपकी लॉजिक गेट की सीट का 14 नंबर सवाल भी लॉजिक गेट देने के बाद, इनपुट देने के बाद किस कैटेगरी का गेट बनेगा ये इस ऑप्शन पर आधारित है। थोड़े से लेवल अच्छे देखोगे तो डिजिटल इनपुट, लॉजिक गेट, फिर डिजिटल आउटपुट। और इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप इसमें एंट्री करके एंड और नैंड नॉर नहीं पहचान पा रहे तो फिर नहीं कहा जा सकता कुछ। ये सब प्रैक्टिस कराए हुए सवाल है। मतलब ये नीट 25 है और ये आपकी शीट 25 है। बच्चों वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो सबसे लास्ट में करीब करीब आता है, लास्ट के टॉपिक्स में आता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसमें आप मिलाकर के देखिएगा तो शीट के 40, 41, 42 नंबर वेव ऑप्टिक्स की शीट का 40, 41, 42वां सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इत्मीनान से। आप इन सवालों को करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जो 43 नंबर, जो कि वो भी पोलराइजर की इंटेंसिटी पर आधारित सवाल है जिसमें 2 पोलराइजर क्रॉस किए जाते हैं, और ये भी पोलराइजर की इंटेंसिटी पर आधारित है जिसमें 2 पोलराइड्स क्रॉस किए गए, सिमिलर सवाल। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि सवाल सेम है ना, मैं दिखा रहा हूँ कि जिन कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस कर चुकी हो, दोज कॉन्सेप्ट आर मच लार्जर देन द कॉन्सेप्ट आस्क्ड। जो पूछा गया उससे बेहतर आपने सीखा है, सो कांट यू चैलेंज। नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल मैं आपको और रिलेट करके दिखा देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मैंने सबसे लास्ट में रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कराई थी, है ना, उसमें आप सवाल नंबर 4 मिलाइएगा। 4 में मैग्नेटिक फील्ड का वेव फॉर्म इनपुट दिया है और वेवलेंथ इत्यादि कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। जो बच्चा एक बार वेव फॉर्म के फंक्शन को पहचान जाएगा, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन से कंपेयर कर लेगा, उस बच्चे के लिए कंपेयर करके ये सवाल लगाना कोई कठिन काम नहीं है। इसमें सब कुछ बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों का रेशियो लेने से स्पीड ऑफ लाइट निकल करके आता है या ईएम वेव की स्पीड निकल करके आती है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल। यह है नीट 2025 और ये आपकी है शीट 2025, राइट।
तो और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं, बट फिलहाल मेरे पास जो एविडेंसेस थे वो खाली इस बात के लिए, आपको जाहिर करने के लिए कि बच्चों, नीट 25 के सवाल और सीट 25 के सवाल में बहुत डिफरेंस नहीं था, ये सब मिलता जुलता है, कुछ भी आपसे आउट ऑफ ट्रेंड नहीं पूछा गया है। इसलिए मनोबल इकट्ठा करिए, फिर से तैयारी करिए, जहाँ कमी रह गई उस पर काम करिए। और ये कंपैरिजन केवल इस चीज़ के लिए नहीं है कि इसमें कोई मेरी महानता है, सब्जेक्ट ही इतना सुंदर है कि आप अगर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, अपने ऊपर पूरा नज़र रखेंगे और इस बार के पेपर का एक कड़ा अनुभव अपने साथ रखेंगे कि पेपर कैसा भी आ जाए, हमें अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कठिन है जो आपसे सीट के लेवल के बाहर पूछा जाता है। बाकी बेहतरी के लिए मैं साल 2025-26 वाले सेशन के लिए और भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपका लेवल और अपग्रेड कर दिया जाए। थैंक यू बच्चों।